तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो हम जरूरी बात ये कर लेते हैं कि ये वीडियो जो भी देखे वो खासकर इस पर्पज से देखे, या तो वो 9th क्लास में हो। किस क्लास के लिए ये वीडियो होगा हमारा, ये पूरा सीरीज जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये या तो सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका बेसिक मैथ में जो भी बेसिक्स हैं वो कमज़ोर हैं, चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे नंबर की बात करें तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि सम संख्या क्या होता है, विषम क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। अगर हम लोग ज्यामिति में देखें तो हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है, बिंदु क्या है। तो ये सारी अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है और कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तब देखें हमारा पूरा 9th का सीरीज। या फिर अगर आप 9th क्लास में हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको डेली एक एक घंटा, आधा आधा घंटा जब समय मिले देख लेना है। सुंदर से क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन इसमें करवाएंगे उसको प्रैक्टिस कर लेना है और नोट्स बना लेना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मैथ का आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप मैथ में बहुत बेहतर रहेंगे। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, भाई हों, मित्र हों, सबसे आप मैथ में तो आगे रहेंगे अगर इतना आप देखते हैं तो। सबसे पहले हम लोग एक मंत्र जपते हुए आगे बढ़ेंगे। मैथ मतलब एजी भैया। 9th के मैथ हम लोग यहाँ से मैथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 10th का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 9th का ये हमारा पहला चैप्टर। क्या है? पहला चैप्टर। तो पहली बात, अगर आपको यही नहीं पता है कि 9th में आपको मैथ में कितना चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या नाम है, तो फिर पढ़ाई तो बेकार हो गया। पहले तो आपको नाम ही पता होना चाहिए, टॉपिक ही पता होना चाहिए कि हमको इतना पूरा अपने सिलेबस में इतना चैप्टर है, एक साल में हमको जैसे भी अपना पूरा सिलेबस इतना कंप्लीट करना है, ये तो बिल्कुल ही पता ही होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस क्लास में हैं उसमें आपके लिए कुल 15 चैप्टर है। कितने हैं? कुल 15 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो कि अभी आगे वाले इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ों को समझेंगे कि प्रायिकता होती क्या है। पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति है, दूसरा बहुपद है, तीसरा निर्देशांक ज्यामिति है। बहुपद को हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे। ये बेस रहेगा और ऊपर जाकर के वहाँ पे आगे बढ़ेंगे चीज़ों को। दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ भी ये 10th में है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय ये अभी 5 चैप्टर में है, ये जाकर के आपको मिल जाएगा 10 में 1 चैप्टर में। रेखाएं एवं कोण, यहाँ से आप देखिए रेखा और कोण अगर पढ़ लेते हैं तो आगे बहुत आपके, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं मैथ में, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, नहीं तो चीज़ों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। फिर हमारे पास त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, वृत्त है। उसके बाद नंबर 11 पे रचनाएं हैं, जो कि सेम ऐसा ही 10th में भी है। 12 पे हीरोन का सूत्र है, जो कि 10 में हीरोन का सूत्र नहीं पढ़ना है। हीरोन के सूत्र हम लोगों को बस 9th क्लास तक ही पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सांख्यिकी है, जो कि 10th में भी हम लोगों को पढ़ना है। कुल ये 15 चैप्टर 9th क्लास में, या हम लोग कह सकते हैं कि ये 15 टॉपिक, चैप्टर नहीं है, बस 15 टॉपिक है। इतना अगर आपका कंप्लीट रहता है तो आप मैथ में बहुत बेहतर करेंगे, आपका मैथ बहुत अच्छा रहेगा और आप किसी को भी मैथ पढ़ा। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ जो है हम लोगों के लिए इस चैप्टर में सबसे पहले समझना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग ऐसे तो देखो, मैथ पढ़ने का तरीका यही होता है कि टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है आपके पास, हम जो बताएंगे वो टॉपिक रहेगा, वो कॉन्सेप्ट रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो भी टॉपिक है, जो भी नई नई चीज़ें हैं, उसको क्या है, समझना है। कोशिश करना है ज़्यादा कि उसको हम लोग बस समझ लें। ये नहीं कोशिश करना है कि परिभाषा लिख दिए हैं और उस परिभाषा को हम लोग रट रहे हैं, ये कभी भी नहीं करना है। उस परिभाषा को रटने की जगह पे जो टॉपिक है उसको एकदम क्लियर, एकदम इतना अच्छा से क्लियर से समझ लेना है कि कोई भी पूछे तो उसको समझा सके। तो कक्षा 9 में सबसे पहले हम लोगों को संख्या पद्धति पढ़ना है। हम लोग नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। नंबर लाइन पे -1 भी है, 0 भी है, 1 है, √2 भी है और पाई भी है। यानी कि जब आपको पता चलेगा कि √2 अपरिमेय संख्या है लेकिन ये भी नंबर लाइन पर होता है, तो साथ में 0 भी है, माइनस वाली संख्या भी है, पाई भी है,
तो आप समझिएगा कि नंबर लाइन पे भी ये भी संख्या है, लेकिन ऐसे तो हमको नहीं पता था भाई, नहीं पता था ना। लेकिन आगे हम लोग सीखेंगे कि ये नंबर लाइन पर ये भी संख्या है। संख्याओं के ब्रह्मांड की एक क्रमिक यात्रा प्राकृतिक संख्या से लेकर के वास्तविक संख्याओं और घातांकों के नियम तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, संख्या रेखा पे आप लोग देखिएगा, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे, तो उस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। किस चीज से स्टार्ट करते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसको कहीं भी कैपिटल एन से दर्शाया जाता है, मैथ में कहीं भी कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। ध्यान से समझना। टॉपिक है हमारे पास पहला, कह सकते हैं ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके बारे में जो भी बातें हम अभी बता देंगे, ये हमारे पास पहला टॉपिक है। इसके बारे में जो भी अभी हम बातें बता देंगे वो आपको सुन लेना है, और सुनने के बाद कोशिश करना है उस चीज़ को समझ जाने की, ना कि इसको लिख करके परिभाषा की तरह याद रखने की। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं आप। ध्यान रखना है, हमारे पास एक पहली थैली है और हम लोग पहली थैली में प्राकृतिक संख्या को जमा कर रहे हैं, तो किसको किसको अंदर रखेंगे? हम बोले आपको कि ये लो झोला और इसमें प्राकृतिक संख्या भरो, तो कौन कौन सा नंबर वो होगा जो उस झोला में तुम भरेगा? तो उसमें बस यही होगा कि गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चल जाओ, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी उस झोला में तुमको 1 से लेकर के अनंत तक संख्या भरना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 1 से लेकर के अनंत तक संख्या भरना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1 रहेगा, 0 अभी यहाँ पे नहीं आएगा, 0 यहाँ पे अभी नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, बड़का कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें चल रहा है जो ज़्यादा परेशान होना है। कह रहा था कि हम लोग प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, तो हम बोले कि ये लो थैला, इसे प्राकृतिक संख्या भरो। तो तुम कौन कौन सी संख्या भरेगा? तो बस तुमको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और अनंत तक भरते जाओ, जिसका कोई अंतिम नहीं है। हाँ, यहाँ से हम लोग को 2 बातें याद रखना है कि अगर बोले कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 है, और सबसे अंतिम कौन है, तो ये तो चलते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। अनंत तक चल जाएंगे हम लोग, लेकिन कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी कि पहली प्राकृतिक संख्या तो 1 हो गई, लेकिन अंतिम वाली नहीं। इसी को हम लोग परिभाषा की तरह ऐसे ऐसे करते हैं, रटते हैं। रटने से कोई मतलब नहीं है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। डायरेक्ट याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं, यानी नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में। और एक थैला हम आपको दिए और 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्या आप डाल रहे हैं उसमें उसी को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। बस स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि 1 से होगा। दूसरा, फिर जब हम लोग पहुँचते हैं तो दूसरा है हमारे पास पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, इसको W से दर्शाते हैं। तो होल नंबर किसको कहेंगे? तो अभी अभी आप जिस थैला में प्राकृतिक संख्या रखे थे, अभी बोले थे ना कि एक थैला लो उसमें प्राकृतिक संख्या रखो, तो आप 1 से रख रहे थे। अब उसी थैला में फिर से पुनः आपको बस क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या तो ऑलरेडी है, 1 से अनंत तक तो ऑलरेडी है उस थैला में। हाँ, अब उसी में बस एक 0 को भी डाल लो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जब 0 मिला देते हैं तो उसी को हम लोग, यानी कि हम लोग को ध्यान कैसे, याद कैसे रखना है, क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है? देखो, अगर हम पूछते हैं तुमसे कि बताओ 1 जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो बोलेगा हाँ। 2 जो है प्राकृतिक संख्या है, तो बोलेगा हाँ। 100 जो है प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ। तो वही तो बस पहचानने के लिए हम लोग सीख रहे हैं कि इस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक की संख्या को प्राकृतिक कहेंगे, कमेंट में लिखो। तो हम लोग 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। फिर 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या होल नंबर, इसको W से सूचित करेंगे। अब इसको हम लोग याद रखने के लिए ऐसे रखते हैं कि पहला झोला लिए हम लोग, पहले झोला में हम लोग प्राकृतिक संख्या डाले, प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 से अनंत तक की संख्या डाले, और उसी झोला में बस फिर 0 को डाल दिए, उसी झोला में बस हम लोग फिर 0 को डाल दिए, तो ये जो हमारा बन गया वो क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। बात समझ में आई? इस थैले में कितना तक संख्या है बबुआ? तो इस थैले में अनंत तक संख्याएं हैं, और इसमें भी अनंत तक संख्याएं। अनंत तक संख्याएं अगर आप डाल पाइएगा, पॉसिबल है? चलो एक बात बताओ, तुमको अगर हम बोलते हैं कि एक काम करो जी, एक कॉपी लो, तुम 9th में पहुंच गया, मैथ बहुत पढ़ता है, तुम एक कॉपी निकालो अपना, और उस कॉपी में 1 से लेकर के तुम अंत जो सबसे लास्ट नंबर है 1 से काउंट करना स्टार्ट करो। किया? करो तुम, और फिर सबसे लास्ट नंबर कौन सा है वहां तक लिखो। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप 1 से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और अंत वाले संख्या तक पहुंच जाइएगा? कभी नहीं पॉसिबल है यार, तुम मर जाएगा लिखते लिखते, तुम्हारा कॉपी पे कॉपी खत्म हो जाएगा, खानदान पे खानदान खत्म हो जाएगा, पूर्वज खत्म हो जाएगा, यानी पूर्वज तुम बन जाएगा, तुम्हारे आने वाली जनरेशन लिखते रहेगा, लेकिन कभी भी संख्या खत्म
नहीं होगा, अरब खरब मरब, एकदम मरब हो जाएगा अरब खरब के बाद, अरब खरब मरब, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा संख्या। तो यहाँ से हम लोगों को याद रखना है कि 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं जो होगी प्राकृत संख्या कहेंगे, 0 से लेकर के अनंत तक संख्याएं होगी पूर्ण संख्या कहेंगे। क्वेश्चन अब तुमसे पूछते हैं, बताओ क्या एक, क्वेश्चन है क्या एक प्राकृत संख्या है, तो हाँ है। क्या एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। तुमको दिख रहा है ना पूर्ण संख्या का थैली में भी है एक। लेकिन अगर हम पूछे कि क्या 0 प्राकृत संख्या है, तो नहीं, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन 0 एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल ही है। मुख्य अंतर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। यानी कि आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट ऐसा करके जब लिखो कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, बस 0 को छोड़ के। 0 को छोड़ कर जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होता है। अब जैसे कि इसमें देखो 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, और सभी प्राकृत संख्या जितना भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या होता है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, बस 0 को छोड़ करके। 0 को अगर हटा दें तो सारा प्राकृत संख्या इसमें दिखे जाएगा तुमको। चलो ये दूसरा था, कंप्लीट हो गया। अब आगे है, अभी अभी हम लोग मोटा मोटी नंबर पढ़ रहे थे। मोटा मोटी नंबर बोले तो नंबर लाइन पे हम लोग 1 लिखे, 1 से अनंत तक गए, फिर 1 के पहले आ गए 0 लिखे। जैसे मान लो यहाँ लिख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलते जाएगा ऐसे अनंत तक। तो ये सब हम क्या लिखे हैं, प्राकृत संख्या। फिर उसके पहले जस्ट हम लोग एक 0 ऐड कर दिए, तो ये बन गया पूर्ण संख्या। अब इसके पहले ऋणात्मक नंबर आ गया। आए, ये ऋणात्मक नंबर क्या है, कौन सा लोचा लेके आ गया है ऋणात्मक नंबर। तो ऋणात्मक दिशा और भिन्न, अभी हम लोग समझेंगे कि ऋणात्मक नंबर लाइन पे ऋणात्मक दिशा की ओर अभी हम गए ना, बोले ना कि ऋणात्मक नंबर ले आए, तो ऋणात्मक दिशा और भिन्न क्या होगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को थर्ड पॉइंट समझना पड़ेगा, जिसका नाम है खलनायक, कि इंटीजर्स पूर्णांक क्या होता है। ये भी याद रखना है कि कौन से नंबर को किससे दर्शाते हैं। जैसे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर था, n से दर्शाते थे। होल नंबर पूर्ण संख्या था, w से दर्शाते थे। पूर्णांक है, इंटीजर है, इसको हम लोग z से दर्शाते हैं। किससे, z से। पूर्णांक है ना इंटीजर, इसको हम लोग z से दर्शाते हैं। कैसे समझेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को, तो कुछ नहीं है, अभी अभी पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें अगर ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब समझते हैं कि पूर्णांक संख्या तो आई से स्टार्ट होता है, लेकिन जेड इसको क्यों लिखते हैं। तो जेड अक्षर जर्मन शब्द जेहलीन से आया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जेड से इसीलिए सूचित करते हैं क्योंकि जेड एक जर्मन वर्ड है जेहलीन, उससे हम लोग जेड को लिए हैं, जिसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि पूर्णांक किसको कहते हैं। कुछ नहीं होगा, जब हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे, 2 3 ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, प्रकृत। 0 मिला दिए तो इसको हम लोग क्या बोले थे, पूर्ण। अब माइनस वाला भी संख्या इसमें मिला दिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक। उसके बाद आ जाओ 4 नंबर पे, जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। चौथा नंबर जिसको हम लोग परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। कहीं भी क्यू लिखा गया है, इसका मतलब क्यू अक्षर अंग्रेजी शब्द क्वाइटेंट से आया है। क्यू अक्षर अंग्रेजी शब्द क्वाइटेंट से आया है। परिमेय संख्या कहते किसको है। अभी हम लोग 1 से अनंत तक गए, फिर 0 को ऐड किए, फिर ऋणात्मक संख्या को ऐड किए। अब हम लोग भिन्न को ऐड कर लेते हैं कि अगर 5/2 लिखा हुआ है तो इस सबको भी तो जगह दो यार, इस सबको भी तो कोई नाम दो। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। बस शर्त ये है कि p/q में q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य से भाग देना संभव नहीं है। q के बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, और समझते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अभी अभी बोले कि कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और साथ में ये भी ऐड कर दिए हैं कि निचला वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कहता है कि अगर हम ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा देना है। 4 दूनी के 8 कट गए। लेकिन अगर हम इस प्रकार से नीचे 0 ले लेते, तो तुम ही बताओ क्या 0 से 8 में भागा देना संभव है। आओ देते हैं भागा, नीचे से ऊपर देंगे ना 0 से 8 में, ये अनंत आता है। कैसे अनंत आता है बताओ, 0 में क्या गुना करे कि 8 आ जाए। तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आए कि 8 गुना कीजिए, तो 0 में 8 गुना करेंगे तो 0 ही आएगा।
फिर बोलो क्या गुना करें, तो 16 गुना कर देते हैं, 8 गुना कर देते हैं, 20 गुना कर देते हैं, 1000 गुना कर देते हैं, करोड़ गुना कर देते हैं, फिर भी ये 8 नहीं आएगा। जीरो को कितना भी गुना कर दीजिए लेकिन 8 नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम लोग कोई संख्या को नीचे जीरो से भाग देते हैं तो वो क्या आ जाता है, अपरिभाषित आ जाता है। इसको अनंत भी कभी कभी बोल देते हैं, अपरिभाषित आ जाता है। यानी यहाँ से हम लोग समझ गए चौथा पॉइंट की परिमेय संख्या जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन निचलों का पी बटा क्यू में क्यू निचलों का जीरो नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, -5/7, देख लो 1/2 एक परिमेय संख्या है तो बिल्कुल है, 5/7 एक परिमेय संख्या है तो बिल्कुल है, 0 एक परिमेय संख्या है तो तुम्हारे दिमाग में हिचकिचाहट होगा कि नहीं है, लेकिन है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिखेंगे ना तो ऊपर में 0 रहेगा तो चलेगा, लेकिन 1/0 जब आ गया तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखो इधर 8 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 8 को 8/1 लिख सकते हैं। 10 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, 10/1 लिख सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन 1/0 अगर पूछ दे 1/0 तो ये जो है 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं है तो 0 से 1 में भागा दो, 0 को तुम करोड़ों लाखों अरबों खरबों गुना कर दो तो ये 0 0 ही रहेगा, कभी भी 1 नहीं बन पाएगा, भागा ही नहीं दे पाएंगे। इसी को कहते हैं अपरिभाषित है या फिर अनंत तक चल जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग समझ गए कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या को क्यू से दर्शाते हैं, पूर्णांक को जेड से दर्शाते हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रखना। पूर्ण को डब्ल्यू से दर्शाते हैं और प्राकृत को एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से, ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ध्यान रहेगा। अब हम लोग ऐसे अपना अंगुली निकालो, उस पर गिनो कितना चीज पढ़ चुके हैं, निकाल के गिनो, फिर हम आगे बताते हैं। प्राकृत संख्या सबसे पहले पढ़े थे, दूसरा हम लोग पढ़ लिए थे प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या, तीसरा हम लोग पढ़ लिए पूर्णांक, चौथा हम लोग पढ़ लिए परिमेय संख्या, ये 4 पढ़ लिए। अब एक और बार पढ़ेंगे अपरिमेय आगे, लेकिन उससे पहले 4 और पढ़ना है। क्या 4? सबसे पहले सम संख्या किसको बोलेंगे, पहला, दूसरा विषम संख्या किसको बोलेंगे, तीसरा अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, चौथा भाज्य संख्या किसको बोलेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चारों नंबर हम लोग सीखने वाले हैं कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य किसको बोलेंगे। आइए तो बहुत आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग नंबर पढ़ चुके हैं, नंबर बहुत तरह के देख चुके हैं, जैसे कि सबसे पहले 1 से नॉर्मल नंबर था जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। फिर हम लोग 0 भी पढ़े हैं, जो 0 से पहले भी हम लोग पढ़े हैं, 0 से छोटा संख्या जो माइनस में संख्या रहेगा, यानी कि अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पूछ दे हम लोग इधर 0 से पहले होता है निगेटिव नंबर, 0 के बाद होता है पॉजिटिव नंबर, तो कोई पूछ दे 0 कैसी संख्या, पॉजिटिव की निगेटिव, क्या बताएगा बोलो? कोई आपसे ये पूछेगा कि 0 कैसी संख्या है, निगेटिव की पॉजिटिव, क्योंकि आपको ये तो पता है कि 0 के पहले निगेटिव नंबर होता है और 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, तो 0 कैसी संख्या है? तो आप याद रखिएगा 0 जो है ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, न्यूट्रल नंबर है। ध्यान रखना हम लोगों को कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, न्यूट्रल नंबर है। फिर बटा वाला भी संख्या पढ़ चुके हैं, तो यही सारे संख्या के बीच में हम लोगों को समझना है कि सम संख्या किसको कहेंगे। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर। यानी दुनिया में वो सारा संख्या आपको दिखेगा जिसको 2 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आ जाएगा? 0। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 है, 2 से 2 में भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा। दे के देख लो, 2 एकम 2, 0 आ गया कट के। 4 है, 2 दूनी 4, पूरा पूरी कट रहा है। 6 है, 2 तिया 6, पूरा पूरी कट रहा है। 8 है, 2 चौक 8, पूरा पूरी कट रहा है। इसको बहुत तरह से परिभाषा लिखता है, परिभाषा के चक्कर में मत रहो, कॉन्सेप्ट को समझो कि वैसा संख्या जो हम लोगों को दिखेगा जिसको हम लोग जब 2 से भागा देंगे
और पूरा पूरी कट जाएगा या फिर उसका शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसी संख्या है, सम संख्या। और वहीं पे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर कुछ ऐसी संख्या है जो पूरा पूरी नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। अब एक बात बताओ, अभी हम लोग को ऊपर लेवल आ गए हैं तो बस ऊपर लेवल का ही समझना है, नीचे नहीं, नीचे के चक्कर में नहीं रहना। जैसे दे दिए 21, इकाई अंक पे क्या है 1। जैसे दे दिए 23, इकाई अंक पे क्या है 3। चाहे दे दिए 11, इकाई अंक पे क्या है 1। फिर दे दिए 13, फिर इधर दे दिए 14, 15, फिर दे दिए 17, फिर दे दिए 19। तो इसके इकाई अंक पे दिख रहा है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब संख्या है। तो ये सब जैसे ही दिख जाएगा तो ये सबको हम लोग बोलेंगे एक ऐसी संख्या है, तो विषम संख्या। मतलब बात बस ये है, 2 से भागा दो, 2 से 11 में भागा देगा शेषफल 1 बचेगा, 2 से 14 में भागा देगा शेषफल 1 बचेगा, 2 से 15 में भागा देगा शेषफल 1 बचेगा, 2 से 17 में भागा देगा शेषफल 1 बचेगा, 2 से 19 में भागा देगा शेषफल 1 बचेगा, 2 से 21 में भागा देगा शेषफल 1 बचेगा, 2 से 23 में भागा देगा शेषफल 1 बचेगा। यानी कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर। इवन नंबर किसको बोले थे हम लोग, इवन नंबर जब शेषफल 0 बचेगा, ओड नंबर 1 बच रहा है, याद रहेगा। अब दूसरी तरफ से हम लोग जब देखते हैं तो अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर अंग्रेजी में, और भाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हम बहुत सारे एग्जांपल भी लाए हैं, लेकिन बस मुख्यतः हम लोगों को समझ लेना है कि आपको वैसे एक से बड़ी वैसी संख्या दिखेगी। हम लोग अभाज्य और भाज्य पढ़ते हैं ना, तो एक से बड़ी करके पढ़ते हैं, मतलब कि एक के बाद की संख्याओं को पढ़ते हैं कि वो भाज्य होगा या भाज्य होगा। उससे पहले हम लोगों को मतलब नहीं है, या एक से भी मतलब नहीं है, मतलब है 2 से और 2 के बाद की संख्याओं से, कि आपको वैसी संख्या दिखेगा जो मतलब कि जिसका अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो वो या तो खुद से होगा या तो 1 से होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। वहीं पे कुछ ऐसी संख्या है जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो एक और स्वयं के अलावा भी उसके बहुत सारे संख्या अभाज्य गुणनखंडन हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे कि यहाँ पे हम दे दिए 2, यहाँ पे दे दिए हम 3, यहाँ पे दे दिए 5, यहाँ पे दे दिए 7, यहाँ पे दे दिए 11। ये सारा संख्या को देखो, बताओ 2 जो है 1 से लगेगा, और 2 एकम 2, 1 दूनी 2, इसके अलावा किसी से लगेगा। 3 जो है 1 तिया 3, 3 एकम 3, इसके अलावा किसी से लगेगा नहीं। 5 एकम 5, 1 पचे 5, इसके अलावा लगे नहीं साथ। लेकिन वहीं पे अगर हम बोले 4, वहीं पे अगर हम बोले 6, वहीं पे हम बोले 9, तो बताओ 2 दूनी 4, 2 से भी लग रहा है, 1 चौका 4, 4 से भी लग रहा है, 4 एकम 4, 4 से भी लग रहा है, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 1 छक 6, 6 एकम 6, 3 तिया 9, ऐसे करके बहुत सारे संख्या से कट रहा है। मोटा मोटी आपको इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ना कि इसकी परिभाषा के चक्कर में रहना है। ध्यान रहेगा, ध्यान बिल्कुल ही रहेगा। इतना जब हम लोग कर लेते हैं, यानी नंबर्स के अच्छे खासे सिस्टम को समझ चुके हैं, अब इसके बाद हम लोगों को सीखना रहेगा कि हम लोग अभी परिमेय संख्या पढ़े थे जिसको P/Q कहे थे। तो अब भाई बात ये है कि वो P/Q जो हम लोग बोले थे वो 2 परिमेय संख्या था या 2 संख्या था, तो वो 2 संख्याओं के बीच में छुपी हुई दुनिया, वो 2 संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या या क्या हो सकते थे, क्या आप जानते हैं किन्हीं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, अनेक परिमेय संख्याएं होती है। यानी आपको 2 संख्या अगर दे दिया, कोई भी 2 परिमेय संख्या, और पूछेगा बताओ इसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है, चाहे वो 2 और 3 के बीच बोल दे, 8 और 5 के बीच बोल दे, 2 और 5 के बीच बोल दे, और पूछ दे कि बताओ इस दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तब आपको बोलना है अनगिनत अनंत हो सकती है, जो हम लोग निकाल भी नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो, जैसे अनंत तो हो जाएगा भाई, दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या हो जाएगा, अनंत। लेकिन तुम एक काम करो, 5 को निकाल के दिखाओ, ठीक है भाई, तो 5 को निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल है। सबसे पहला कुछ स्टेप चलना है, 2 स्टेप में तो निकल ही जाता है यार। पहला स्टेप ये है जो नंबर दिया है तुमको,
उसके उसके हर को समान करना पड़ता है। अब देखो क्या क्या बात खेलना पड़ेगा खेला। देखो जैसे कि नंबर क्या था, 1 और 2, कितना परिमेय संख्या बोला था, 5। जितना बोलेगा उसमें पहले 1 जोड़ लेना, रूल नंबर फर्स्ट, जितना बोलेगा उसमें पहले 1 जोड़ लेना। हमें 5 संख्याएं चाहिए ना, कितना साई चाहिए, 1 और 2 के बीच में 5, इसलिए हम लोग 5 + 1 6 को हर बनाएंगे। पहला कदम ये था कि हर समान करे, 1 और 2 के हर को समान करे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये किए कि 5 संख्याएं चाहिए था ना, तो 5 और 1 6 कर दिए। अब कदम 2, 1 को हम लोग 6 के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 6/6, जिससे कट करके तो 1 ही ना आएगा। तो इस 1 को हम लोग बना दिए 6/6, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर 2 को हम लोग क्या किए, 2 को हम लोग कैसे इसके रूप में लिख सकते थे, तो 2 को हम लोग लिख दिए 12/6। देखो 12/6, तो ये हुआ ना, है तो 2 ही। अगर हम लोग काटते हैं 6 दूनी के 12, तो 2 ही ना आएगा, लेकिन बस इसको लिख दिए। अब कदम नंबर 3, अब आप खुद से लिख लीजिए, 6/6 और 12/6 के बीच में 5 अपरिमेय संख्या। तो 6/6 के बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, उसके बाद 11/6। 1 2 3 4 5, देखो ये सारा संख्या जो है वो 1 और 2 के बीच में है, 6/6 और 12/6 के बीच में है। निकल गया, कितना आसान था, है ना आसान। बहुत आराम से हम लोग निकाल लिए 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या, जो कि कौन कौन है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अब आपको बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से सोचना है। और कभी भी बोलेगा कि 2 संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे अनगिनत या अनंत परिमेय संख्या हो जाए, निकाल सकते हैं। जितना हम लोग निकालते जाएंगे निकालते जाएगा। रूल अब याद रखना है कि अगर 2 संख्या के बीच में 5 10 6 7 कितना भी बोल दें निकालने के लिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे कर लिए, एक थोड़ा सा अलग टाइप का और करते हैं। जैसे कि पहले क्या था, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन हम खुद से तुमको बना करके देते हैं। जैसे खुद सोचना, 10 और 11 के बीच, 10 और 11 के बीच, ज़्यादा नहीं, 3 परिमेय संख्या निकाल के बताओ। 10 और 11 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 10 और 11 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। फर्स्ट स्टेप, कितना निकालना है, परिमेय संख्या चाहिए कितना आपको, तो पहला स्टेप यही है, जानना कि कितना चाहिए, कौन सा नंबर है, किसके बीच में, वो तो बाद में देखेंगे, पहले तुम ये बताओ कितना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि 3 परिमेय संख्या चाहिए, 3 चाहिए ना, इसीलिए 3 + 1 करेंगे, जो कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 + 1 = 4। अब क्या करना है, अब दोनों को इस प्रकार से तोड़ना होता है, दोनों संख्याओं को, कि वो जो है इस रूप में आ जाए। बात समझ में आ रही है, मतलब कि दोनों को या तो 4/4 से गुना कर दो। दोनों को क्या करते हैं, 4/4 से गुना कर देते हैं। सिंपल ऐसे ही याद रखो। वैसे सोचेगा, अगर तुम सोच पा रहा है तो अच्छी बात है, कि कैसे हम लिखें 10 और 1/1 और 11/1 को, कि वो 4 के प्रतिरूप का हो जाए। तो इसको समझने के लिए हम लोग सिंपल बस ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 में हम लोग 4/4 गुना कर देते हैं, 11 में हम लोग 4/4 गुना कर देते हैं। तो 10 में करेंगे तो 10 × 40/4, 11 में करेंगे तो 11 × 44/4। अब दोनों को तुम काट लो, विश्वास नहीं है तुमको, अगर लग रहा हो कि ये 10 नहीं लिखा हुआ है, अगर तुमको लग रहा हो कि ये 11 नहीं लिखा हुआ, तो तुम काट के देख लो। तो तुम काटेगा तो 4 × 40 कट गया, यार सही बात है, 10 ही लिखा हुआ था, है ना, 10 लिखा हुआ। अब इसको अगर काटते हैं, 11 × 44, सही बात है, ये तो 11 ही लिखा हुआ है। जैसे अब तुमको छोटा देते हैं तो समझ में आएगा। जैसे अगर 2 लिखे और 2 को 4/2 लिखें, तो ये तो बात वही है ना जी, 2 दूनी 4, 2 ही को 4/2 लिखा है ना। अब दोनों के बीच में कितना निकालना था, 3 निकाल लो। 10/4 और 44/4 के बीच में कितना, बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितना, 3 ही चाहिए। चलो 3 निकालते हैं। तो 11/4, 12/4, 13/4, लो हो गया, खत्म, निकाल लिए हम लोग। अब इसके बीच में बहुत सारा हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, अनंत होती है। यही तो बोले कि दो अगर परिमेय संख्या दे दिया, उसके बीच में परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। बहुत सिंपल से हम लोग इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस को बनाने में। देखो अब हम लोग को समझना है कि अभी हम लोग जाने हैं कि P/Q का जो फॉर्म का होगा उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन कौन ऐसी संख्या है इस दुनिया में जो P/Q के साँचे में नहीं आ रहा है भाई।
पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं आ रहा है। कौन ऐसा नंबर है दुनिया में आ गया है जो परेशान करके रख दिया है, जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं आ रहा है? तो जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल दिए? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। क्या बोल दिए? इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पी क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर, देखो गलत कर दिया, क्यू बराबर 0 रहेगा तो चलेगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या है ब्रदर। क्यू बराबर अगर 0 रहेगा तब चलेगा। जहां पी क्यू क्या है तो पूर्णांक रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, क्यू बराबर 0 रहेगा। लेकिन जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में हम जिसको नहीं लिख पाए, जैसे कैसे हम लोग इसको इमेजिन करेंगे, किसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में? तो यहाँ पे एक √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √15 हो गया। बाहर निकाल लो इसको, निकलेगा तब तो ये लिखाएगा पी बटा क्यू के रूप में, लेकिन निकाल ही नहीं पाएंगे, ये तो अनंत रूप से। अब जैसे हम लोग एक यूज करते हैं बहुत ज्यादा, पाई का वैल्यू जिसका 3.1456 ऐसे चलते जाता है। लेकिन जो 22/7 ही हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे दिमाग खोल लो कि पाई का वैल्यू जो 22/7 ही लेते हैं हम लोग, ये बस माना गया 22/7, एग्जैक्ट पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का वैल्यू तो पॉइंट में इतना है कि वो चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है कभी। समझ में आ रहा है? और इसी को जो रुकता नहीं है आगे चल करके हम लोग अनावसानी आवर्ती पढ़ेंगे पॉइंट के प्रकार में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, रूट में जितना संख्या आ जाएगा जिसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 0.1011111110111110 इस तरह से अगर कोई संख्या चलते चल रहा है, जैसे 0.202202202220 ऐसे कोई संख्या चलते जा रहा है, तो वो सारा हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इनकी खोज 400 ईसा पूर्व ग्रीस में पाइथागोरस के अनुयायियों जैसे हिपाक्स ने की थी। ये जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या, इसका खोज कौन किए हैं भाई? तो इनकी खोज जो है 400 ईसा पूर्व, अभी से चलिए, जो ग्रीस के पाइथागोरस से, जो पाइथागोरस फार्मूला और मोड़ा पाते हैं, उनके अनुयायी जो थे, जैसे हिपाक्स नाम था, वैसे लोग और भी बहुत थे, वही लोग इन संख्याओं का खोज किए थे। ठीक है, याद रखना है अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में क्या नहीं लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यू बराबर 0 रहेगा तो चलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है संख्याओं का पूरा परिवार, हम लोग देख लेते हैं एक बार, बस यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी यहाँ से हम लोग आगे करने वाले हैं। यहाँ के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन देखिए, आपको फटाक से दिखाते हैं। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अभी हम लोग उसके फैमिली को पढ़ेंगे ना तब ये बन जाएगा। कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। कह रहा है जितना भी पूर्ण संख्या दुनिया में है, क्या वो एक प्रकृत संख्या होता है? सही बात है कि गलत बात है, जो बताना है। आगे हम लोग इसको बनाएंगे, पहले हमारा जो टॉपिक था उसको क्लियर कर लेते हैं। संख्याओं का पूरा परिवार, संख्याओं का पूरा परिवार। अभी अभी हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट किए थे, और संख्या पद्धति में सबसे ऊपर जो हेड बैठा हुआ है, सबसे वृद्ध व्यक्ति कह सकते हैं, या सबसे वृद्ध व्यक्ति कह सकते हैं, या सबसे एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति कह सकते हैं, वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। यानी अभी तक हम जितना भी भूखे ना, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, इस सारे के संग्रह को, इस सारे संख्याओं के संग्रह को 1 2, इस सारे संख्याओं के संग्रह को हम लोग रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ से दिमाग में घंटी ये भी बजना चाहिए कि वास्तविक संख्या है यानी कि काल्पनिक संख्याएं भी होती होगी, बिल्कुल होती है। हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में बस वास्तविक संख्याएं ही पढ़ना है। काल्पनिक संख्या एक बार हम कल्पना करवा देते हैं कि रूट में अगर माइनस चल जाए, रूट में अगर माइनस चल जाए, 11th में काल्पनिक संख्याएं पढ़ना है। रूट में अगर माइनस चल गया तो ये जो संख्या है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में नहीं, हम लोगों को पढ़ना भी नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। वास्तविक संख्याएं के अंदर कौन कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या, जो कि वास्तविक संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या, वो भी वास्तविक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक वास्तविक संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा। प्रकृत संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो बस आपको इस घेरा को देखना है कि प्राकृत संख्या के घेरा के अंदर पूर्ण संख्या आ रहा है? नहीं, यानी कि हम गलत बोल रहे हैं, असत्य है। क्वेश्चन को देखो, हम लोग जब सोल्व करेंगे ना, इसके बेसिस पे ऐसे ही करना, छोटा सा सर्कल बनाना, एन लिखना, फिर डब्ल्यू लिखना, फिर जेड लिखना, फिर क्यू लिखना, सर्कल ऐसे ऐसे बना लेना। अब तुमको बस देखना है
कि प्रकृत जो हमारा परिमेय संख्या है इसके सर्कल में, परिमेय संख्या के सर्कल में ये सब आ रहा है, यानी कि ये सब परिमेय संख्या कहलाएगा। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन समझ जाएगा एक बार में तुम। परिमेय संख्या है, परिमेय का संख्या का ये बड़ा वाला सर्कल है, देखो इधर परिमेय संख्या का ये बड़ा वाला सर्कल है। और क्वेश्चन ये है कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। क्यों? देखो इस बड़ा वाला सर्कल के अंदर ये सब भी आ रहा है ना, इसलिए ऐसे करके याद रखने की तरीका। अगर बोले कि क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, तो देखो पूर्णांक के सर्कल के अंदर पूर्ण संख्या आ रहा है, बिल्कुल तो होता है। वही अगर बोल दे कि पूर्ण संख्या जो है सभी वो परिमेय संख्या होता है, तो देखो ये इसके सर्कल के अंदर आ रहा है। बस ऐसे करके हम लोगों को सारा क्वेश्चन बनाना रहेगा। अब देखो आगे हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं और इसको अनलॉक करते जाते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। पहला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या होता क्या है यार? पूर्ण संख्या को हम लोग W से लिखते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2, ऐसे 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 चलते जाता है, ठीक है। दूसरा है, पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n लिखेंगे, तो n क्या होता है? 1 2 3। अब पढ़ो और मिलाओ। कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि जितना भी पूर्ण संख्या है सभी प्रकृत संख्या होता है, सब जो है प्रकृत संख्या होता है। सही बात है? नहीं गधा, गलत बात है, यानी कि ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक हम लोग किसको बोलेंगे जी? तो निगेटिव नंबर हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे ऐसे ऐसे इधर आगे बढ़ते जाएगा पीढ़ी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग Z से लिखते हैं, इंटीजर। और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि जितना भी पूर्णांक है ना, जितना भी ये वाला संख्या है ना, वो सब ये होता है। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। देख लो, सबके नीचे कुछ नहीं तो एक तो है ना जी, और P बटा Q के रूप में अगर हम लोग लिख सकते हैं तो यही तो कहलाता है परिमेय संख्या। सत्य हो गया। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। मतलब जितना भी परिमेय संख्या है, जितना भी परिमेय संख्या सब पूर्णांक होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर 5/1 5/8 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो यानी ये हमारा असत्य हो गया। पहला असत्य था, दूसरा असत्य था, तीसरा असत्य हो गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। नहीं, यहाँ पे एक परिमेय संख्या हम आपको लेके दिखा दिए हैं 5/8, जो कि एक परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे कह रहा है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा फटाक से। ये क्वेश्चन पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सेम था, 5 कर रहा है तो 5 + 1 6 करना है, हर को सेम बनाना है और बना लेना है। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे कि अभी अभी हम बोले कि अपरिमेय संख्या जो है उसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे भाई? तो हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम के सहायता से इसको दर्शाएंगे कि अपरिमेय संख्याओं को खोजना संख्या रेखा पे। संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्या आखिर होता कहाँ? जैसे ये आपको एक संख्या रेखा दिख रहा होगा जिसमें 0 है, 1 2 1 है, एक ही 1 होगा ना। अच्छा, ये तो वैल्यू है एक इसका। 0 है, 1 है, √2 यहाँ पे आया। अब कैसे निकालेंगे? ये तो दिख रहा होगा ना, 0 है, 1 है, 2 है, 1 और 2 के बीच में √2 है, लेकिन कैसे निकालेंगे? हम √2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? समाधान पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर सबको पता होगा। पता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पता है या नहीं पता है? इसी का यूज करके हम लोग इसको दर्शाएंगे। 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और फिर 1 से इधर हम लोग कुछ दूरी लिए। 1 से इधर हम लोग कुछ दूरी लिए। दूरी क्या लिए? 1 लिए। तो जब हमारा आधार 1 है और लंब 1 है, तो ये कर्ण जो आएगा वो कितना आएगा? √2 आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर फॉर्मूला है, और आधार हमारा यहाँ से यहाँ 1 है। कितना है? आधार 1 है, और ये वाला लंबाई भी कितना है? तो 1 है। तो ये जो आएगा कर्ण वो कितना आएगा? √2 आएगा। नहीं विश्वास है तो फॉर्मूला पे रख लो। कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है? √ आधार का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाता है √ 1 1 2। √ 1 1 कितना हो गया? 2। यानी कि ये जो आया
ये लाइन का लंबाई √2 है। अब यहाँ से एक चाप लिए और इसको ऐसे मिला दिए, एक चाप लिए और उसको मिला दिए। यहाँ से एक चाप, यानी चाप वाला, चाप खींचने वाला पता है ना, 0 पे रखना है और इस बिंदु पे लाना है और उसके बाद ऐसे करके मिला देना है, तो जो आएगा वही क्या आ जाएगा, √2। इस तरह से हम लोग इसको संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। यानी आधार OA एक इकाई संख्या रेखा पर एक तक, लंब भी एक इकाई एक लिए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, उसको एक चाप लिए, बन गया। अब ये तो हम यहाँ पे बताए तो हो सकता है समझ में आए नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे पक्का आ जाएगा। कोई भी टॉपिक को 2 बार बताते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए। 1 2, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? 0 है, 1 है, 2 है, ये क्या है, संख्या रेखा है। अब हम बोले कि ये वाला लंबाई ले रहे हैं, ठीक है, 0 से 1 तक, ये हमारा मान लो आधार है कोई त्रिभुज का, और फिर हम लंब ले लिए, ये भी एक ही लिए, कितना लिए हैं, 1 इकाई, ये भी 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कितना हो गया आधार, आधार का वैल्यू कितना हो गया 1। ये ऊपर जो लिए हैं ये लंब है, लंब है, लंब लंब लंब, लंब का वैल्यू भी कितना हो गया, तो लंब का वैल्यू भी हो गया 1। अब अगर हम बोले तुम बताओ कर्ण क्या होगा, तो अभी पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पढ़े ना अभी फॉर्मूला जी। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को अगर हम लोग उधर भेज देते हैं तो कर्ण बराबर हो जाता है √अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा √अंडर 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 = √2 आ जाएगा, कर्ण का वैल्यू √2 आ गया, ये आ गया। यानी ये वाला जो लाइन है ना, ये रेड वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, इसका मान √2 है। अब यहाँ से एक चाप लेंगे, एक चाप, चाप मतलब समझ रहे हैं ना, और चाप को अगर ऐसे ऐसे करके हम लोग मिलाएंगे और इस संख्या रेखा को जहाँ पे काटेगा वही होगा हमारा √2। इसी प्रकार से आप कोई भी रूट को दर्शा सकते हैं। बात समझ में आई? बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, बस कभी अगर देखे नहीं होंगे तब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आ गया जिसको हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। यानी अगर कोई संख्या परिमेय संख्या p/q है तो q से p में हम लोग भागा देते हैं, आपको पता है, तो भागा देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में 2 तरह से आएगा, पॉइंट में कितने तरह से आएगा, 2 तरह से, वो दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्याओं p/q के दशमलव प्रसार में केवल 2 विकल्प होते हैं। पहला होता है शांत, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, दूसरा अनवसानी आवर्ती। ऐसे याद रखेंगे इसको हम लोग, डायरेक्ट हम आगे की क्लास में बोलते हैं कैसे याद रखो, कि एक होता है शांत और एक होता है अशांत, ऐसे करके भी याद रख सकता है, शांत और अशांत। शांत हम लोग क्या किसको कहेंगे, शांत दशमलव किसको कहेंगे हम लोग, तो कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाता है, जिसमें हम लोग भागा दिए भाई, और भागा देने के बाद पॉइंट वॉइंट में आया, हाँ पॉइंट वॉइंट में आया, लेकिन 0 फिर कट गया, 0 आगे कट गया, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जैसे कि 7/8 है, तो 8 से 7 में भागा दिए हम लोग, तो 8 से 7 में भागा दिए, तो इस प्रकार से 0 पहले लिखे, फिर पॉइंट दिए, फिर 8 8 64 लगाए, भागा देते गए देते गए देते गए, 0 आया, खत्म हो गया। अरे गधा, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे भागा दे देना, हम समझाने के लिए, जल्दी कंप्लीट करने के लिए, कम समय में कंप्लीट करने के लिए ये किए हैं, बना के लाए पहले से, ठीक है। खत्म हो गया, आ गया 0, दशमलव हमारा आ गया 0.875, यानी कि 7/8 जो है वो आया 0.875 के बाद। शांत हो गया भाई, रुक गया, शांत हो गया ना, रुक गया ना, तो इसको हम लोग बोल दिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा हो कि हम 1/3 ले लें, 1/7 ले लें और भागा दीजिए आप 3 से 1 में, भागा दीजिए आप 7 से 1 में, तो आपको दिखेगा कि आपका जिंदगी बीत जाएगा, कॉपी पे कॉपी, 1000 करोड़ लाखों अरबों खरबों मरबों हो जाएगा, लेकिन ये दशमलव कभी जा करके कटेगा नहीं। अब पॉइंट देते जा रहे हैं, पॉइंट देते जा रहे हैं, संख्या से करते जा रहे हैं, संख्या से काटते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये खत्म नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि ये अशांत दशमलव है। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव है। बात समझ में आ रही है, जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। अशांत दशमलव कब बोलेंगे, यानी जब हम लोग भागा दिए और भागा देने पर शेषफल 0 ना आए, तुम भागा देते 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 एकदम बेहोश हो जाओ, मर जाओ, अरबों खरबों के बाद मरबो आता है ना, वो हो जाओ, लेकिन ये खत्म ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि अशांत दशमलव या फिर अनवसानी आवर्ती हो रहा है। बताओ समझ में आया, रुक जाएगा, शांत, नहीं रुकेगा, अशांत, बहुत नॉर्मल और सिंपल है, रुक जाएगा, शांत, नहीं रुकेगा,
अशांत, रुक जाएगा शांत, नहीं रुकेगा तो अशांत कहेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अनवसानी आवर्ती होता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद ना तो कभी खत्म होता है और ना ही दोहराता है, इसमें कोई स्थिर पैटर्न नहीं होता है। देखो अब तुम जब भागा देगा ना तो दो तरह का भागा दिखेगा। एक तो जो खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, भागा दिए तो पॉइंट आया उस पर खत्म हो गया। दूसरा भागा ये हो सकता है कि खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, जैसे 1.333333 आते जा रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर रेकरिंग दे के लिखते हैं, यानी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट, पुनरावृत्ति हो रहा है। अंग्रेजी में लिख देते हैं डायरेक्ट कि रिपीट हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि सेम संख्या रिपीट हो रहा है, क्या सेम संख्या रिपीट हो रहा है। सेम संख्या मतलब समझ रहा है ना, सेम संख्या, या तो 1.333 रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसे हो सकता है 1.57 1.557 557 557 ऐसे रिपीट हो रहा है, सेम संख्या 557 तो सेम संख्या जब रिपीट हो रहा है, या तीसरा सिचुएशन, ये हम लोग क्या बोल गए, शांत दशमलव, इसको हम लोग क्या बोल गए, शांत दशमलव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। लेकिन अशांत ये है, लेकिन अशांत के अलावा एक इसके पास एक और गुण है कि सेम संख्या आ रहा है, जो आ रहा है वही आ रहा है, जो आ रहा है वही। तीसरा ये होगा कि कुछ भी आ रहा है यार, कुछ भी, मतलब कि 1.2387925673 कुछ भी आते जा रहा है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो यहीं पे हम लोगों को याद और ध्यान रखना है कि जब पैटर्न फिक्स ना हो तो उससे अगर हम लोग p/q के रूप में इसको बदलेंगे तो ये कंफर्म होगा कि ये अपरिमेय संख्या होगा। और जब पैटर्न फिक्स है तो परिमेय होगा, जब पैटर्न फिक्स है तो परिमेय होगा, और शांत दशमलव तो परिमेय होगा ही। वही बात यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, समझना है क्या, कि अगर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ना तो कभी खत्म हो, यानी शांत ना हो, और दोहराता भी ना हो, क्या बोल रहा है, दोहराता भी ना हो और शांत भी ना हो, तो उससे जो संख्या हम लोग निकालेंगे वो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। और जब शांत हो गया है और दोहरा रहा है तो वो परिमेय हो सकता है। अब जैसे √2 है, √2 को हम लोग बाहर निकालते हैं तो होता 1.4142135623730950, इस तरह से आते जाता है, जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये अपरिमेय संख्या है। पाई है तो पाई का होता है 3.141592653589793 इस तरह से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। जैसे एक और संख्या दे दी है 0.1011011110111110, यानी कि हर एक बार 1 बढ़ते जा रहा है। पहले एक 1 था, एक 0 था, 2 1 1 0, 3 1 1 0, 4 1 1 0, 5 1 1 0, ऐसे होते जाता है। ध्यान दें, हर बार एक बढ़ रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, कोई निश्चित ब्लॉक दोहराया नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इससे जो भी बनेगा, यानी कि दशमलव प्रसार से भी हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा संख्या परिमेय होगा और अपरिमेय होगा। यदि दशमलव रूप ना रुके और दोहराए तो वह पक्का अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान रखेंगे इसको हम लोग, हाँ याद रहेगा, सेम पैटर्न से ना दोहराए तब, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है कि दशमलव से p/q के रूप में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो ये है, वो हम नहीं इसमें लेवे नहीं किए लिख करके, क्योंकि सबको पता होता है। 1.2 है, इसको बोलेंगे कि बताओ इसको p/q के रूप में बदलो, तो पॉइंट हटाएगा, तुम 0 लगाएगा, लिख देगा 12/10। ये तो सबको पता है, पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना नीचे 0 दे देते हैं, सबको पता है। लेकिन रेकरिंग जिसमें लगा गया है, जो रिपीट हो रहा है, जैसे 0.333333 रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो हम पीछे बता चुके हैं कि सेम रिपीटेशन है, यानी कि ये अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अगर ये परिमेय है तो इसको बदलेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए x बराबर 0.3333, समीकरण 1 हो गया हमारा। दूसरा कदम, गुना करें। अब देखो पॉइंट के बाद कितना संख्या रिपीट हो रहा है, एक संख्या, तो एक 0 के साथ हम लोगों को गुना करना पड़ेगा, यानी 10 से गुना करना पड़ेगा। x बराबर 0.333 में 10 से गुना किए, तो 10 से गुना किए तो 10x, इधर 10x हो गया, इधर 3.3333 हो गया। अब दोनों को घटा देना, बस 3 स्टेप फॉलो करना। पहला स्टेप कि जो है रिपीटेशन वाला जो नंबर है उसको x के बराबर मान लो, मान लिए x के बराबर। x के बराबर मानने के बाद क्या करना है, उसको 1 के साथ उतने 0 से गुना करना है जितना
रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग यानी जितना रिपीट हो रहा है, जितना संख्या रिपीट हो रहा है। तो 10 से गुना किए, इसीलिए 100 से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 0 के बाद 3 3 3 3 एक संख्या रिपीट हो रहा था, तो एक 0 से गुना करनी है, तो 10x बराबर 3.33 आया। अब दोनों को घटा दिए, 10x बराबर 3.333 और माइनस x बराबर 0.333, तो 10x में से एक x गया तो 9x, और ये टोटल 0.033 खत्म हो गया, बचा क्या 3, तो 9x बराबर 3 बच गया, x बराबर 3/9 हो गया, तो x बराबर 1/3 हमारा p/q के रूप में आ गया। समझ में आया? बहुत आसान है। इस तरह से हम p/q के रूप में बदलेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। हम बेसिक्स को छोटा रखना चाहते हैं, इसलिए पहले से इसको टाइप वाइप करके लाते हैं, ताकि आपको सुंदर से बस दिखे और समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। नोट कर लीजिएगा इसको और समझ लीजिएगा बहुत सुंदर से कि क्या हो रहा है। अब है कि हर को साफ करना। हर को साफ करने का मतलब है हर को साफ करना, मतलब क्या हुआ हर को साफ करना? हर को साफ करना को हम लोग हर के परिमेयकरण के नाम से भी जानते हैं। अगर 5/√7 है तो सबसे पहली बात, ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं, सबको पता है। तो हर में अगर दे दे अपरिमेय संख्या, हर में अगर दे दे अपरिमेय संख्या और उसको बनाना है परिमेय, उसको क्या बनाना है? परिमेय। हर में दे दे अपरिमेय संख्या और उसको बनाना है परिमेय, तो ये जो कैसे करेंगे हम लोग, इस विधि को बोलते हैं परिमेयकरण करना। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण करना, परिमेयकरण। अब इसको कैसे करते हैं भाई? रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन क्या है, परिमेयकरण क्या है? जब किसी भिन्न के हर में डेनोमिनेटर में, जब किसी भिन्न के डेनोमिनेटर में वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो, तो उसे उस एक समतुल्य परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हर में परिमेयकरण। जैसे 1/रूट है, 1/√2 है, 1/√2 है, तो इसको गुना करने के लिए हम लोग क्या 1 से गुना कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब 1 बराबर 2/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कट के खत्म हो जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। इसी को √2/√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 1 के जगह पे √2/√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस 1 के जगह पे हम लिख देते हैं √2/√2। अब ये √2 को 1 में गुना करेंगे तो ऊपर √2 आ गया, और √2 गुने √2 गुना होकर के 2 आ गया। रूट से रूट खत्म, 2 गुने 2 1 हो गया। रूट में है इसीलिए 2 गुने 2 हो गया है ना, तो 2 गुने 4 होता है, पता है ना। यानी कि हर में परिमेय करने का तरीका बहुत आसान है कि अंश और हर दोनों में √2 से गुना कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हर में √2 था, इसीलिए। बहुत इजी वे में हम लोग सीख गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन से बना लो। जैसे कि 5/√12 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? √12 से √12 को गुना करेंगे। ऊपर हो जाएगा 5√12 बटा नीचे हो जाएगा 12 √12 5 क्वेश्चन देते हैं, बना देना। 7/√8, 9/√6, 1/√5। चलो 3 ही बना लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे सेम सेम नंबर से गुना कर देना। अब है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है। मान लीजिए ए जो है 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है, और PQ परिमेय संख्या है घात में, ठीक है। यहाँ पे जितना भी यूज हुआ है उसके बारे में बता दिया। सबसे पहला नियम है गुना का नियम। गुना का नियम क्या बोलता है? गुना का नियम ये बोलता है कि अगर दो संख्या गुना में है, इसको ऊपर वाला को हम लोग पावर बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग आधार बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाला को पावर बोलेंगे, नीचे वाला को आधार बोलेंगे, ऊपर वाला को पावर बोलेंगे, नीचे वाला को आधार बोलेंगे। तो तुम लोग यहाँ पे पहले ध्यान से देखो, a के पावर p गुने a के पावर q है। आधार सेम है, आधार सेम है, पावर अलग अलग है। आधार सेम है, पावर अलग अलग है। पहला रूल, आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो उस आधार को बस एक सेम बना करके ऊपर वाला पावर जुट जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे 2 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 3 था, तो 2 के पावर 2 + 3 हो जाएगा। समझ आया? पहला रूल ये है कि अगर दो संख्या गुना में है और उसका पावर अलग अलग है लेकिन आधार सेम है, तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। सेकेंड रूल, अगर क्या हो कि कोई आधार है, उस पे पावर p है और उस टोटल पे पावर q है, तब क्या होगा? तो बस क्या होगा, दोनों पावर गुना हो जाएगा। ऐसे 3 के पावर 2 था और पावर 3 था, तो बस 3 के पावर 2 गुने 3 क्या हो जाएगा? गुना होकर के 6 हो जाएगा। ये था सेकेंड रूल। थर्ड रूल, अगर जैसे पहला रूल ये था कि पावर अलग हो
आधार सेम हो तो जुट जाएगा। उसी प्रकार से अगर दो संख्या भागा में हो, आधार सेम हो, पावर अलग हो, तो दोनों पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे 5/4/5/2 था, आधार सेम है, पावर अलग है, तो 5/4 - 2 क्या हो गया, पावर घट गया, 5/2 बच गया। अब क्या है, समान घात हो तब, अब आधार अलग है, ए बी गुना में है और आधार अलग है, ए बी गुना में है और ए बी आधार है और जो कि अलग है, और जो पावर है वो समान है, तो क्या करेंगे, दोनों आधार को गुना करेंगे और पावर को एक में समेट देंगे। जैसे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, पावर सेम है तो 2 गुने 5 के पावर 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3, खेला खत्म। समझ में आई बात। फिर एक हम लोगों को यहाँ से याद रखने वाला टॉपिक ये है, क्या है, जो देखो कि अगर कोई संख्या रूट में है, इसका मतलब क्या है, √2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि करनी घात 2 है, इसमें बाहर नहीं है ये 2, ये करनी घात में है, और 2 के पावर 1/2 है। रूट का मतलब हुआ 2 के पावर 1/2। अगर दे दे रूट करनी घात में 3 2, इसका मतलब है कि 2 के पावर 1/3 है। चलो ये सब का तो यूज बहुत कम करते हैं, आगे जाके करते हैं तब सीखते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो हम लोग डायरेक्ट रूट का यूज करते हैं कि √4 है, √8 है, √12 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोगों को याद रखना है कि कुछ नहीं है, इसके पावर में 1/2 है, इसके पावर में क्या है, 1/2 है। बहुत नॉर्मल वे में ऐसे याद रखेंगे हम लोग इसको, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, बस छोटा छोटा रूल है, और यही बेसिक्स रूल जो है आगे जा करके परेशान करता है अगर आपको नहीं पता है। चाहे आप 10th में पहुंच जाइए, 11th में पहुंच जाइएगा, 12th में पहुंच जाइएगा, लेकिन ये बेसिक सा रूल नहीं पता रहेगा तो समझ ही नहीं आएगा कहाँ से कहाँ उड़ रहा है। कोई ऐसे दिया गया है 2 नंबर, जैसे देखो हम बताते हैं, 5 के पावर 8 है गुने 5 के पावर 7 है, तो कोई बोल दिया 5 के पावर 15, तुम बका रहा है कि कैसे कर दिया यार। लेकिन अभी ना हम बताएं कि जब क्या हो, आधार समान हो, पावर अलग अलग भी रहे, तो क्या करते हैं हम लोग, आधार को एक बना दिए, एक बना दिए मतलब 1 नहीं बना दिए, दोनों आधार को मिला दिए और पावर को बस क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो 8 और 7 कितना हो गया, 5 के पावर 15। इस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे तो समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवा देते हैं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चंस ले करके आए थे, सबसे पहले बताओ तो इसका परिमेयकरण करो, तो 1/√2 का परिमेयकरण करो तो कैसे करेगा। तो पीछे तो हम लोग किए थे, कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है √2/√2 से। हाँ, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 1 से तो कोई भी संख्या में गुना कर सकते हैं ना, 1 से, तो ये कट करके तो 1 ही ना आएगा, तो बस हम लोग 1 से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर हो गया √2, नीचे हो गया 2, पहला क्वेश्चन। अब प्लस वाला अगर नहीं बताए थे तो देख लो कि प्लस वाला कैसे होगा, 1/2 प्लस √3 के हर के परिमेयकरण करना है, बहुत आसान से हम लोग करेंगे, कुछ नहीं करना होता है, बस क्या करना है पता है, साइन को चेंज कर देना है, मतलब कि प्लस में है ना तो माइनस में कर दो, 2 - √3, ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 2 - √3 और नीचे हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 2 - √3 और नीचे हो गया 4 - 3, तो हो गया 2 - √3/4 में से 3 गया तो 1। क्या किए हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, और तो कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ, एक यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है, रहने दो इसको, हम लोग एनसीईआरटी में सॉल्यूशन कर लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो टाइम बर्बाद ना करके हम लोग पॉइंट को समझ लेते हैं। कुछ नहीं था, बस हम लोगों को उसको तोड़ना था। चलो एक बता देते हैं, बाकी 2 हो सकता है बनाना तो बना लेना। कौन सा बता दे, बोलो, तीनों से जो बोलेगा वो बता देंगे, तीनों सेम ही। जैसे 64 है, तो 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, तो 64 का पावर 1/2 है, इसका मतलब ही पहले तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये √64 की बात कर रहा है, निकालेंगे बाहर 8 हो जाएगा, सिंपल। 64 के पावर 1/2 का मतलब है कि √64 की बात कर रहा है, निकालेंगे पावर तो कितना, 8 × 64। लेकिन एक और तरीका है इसको समझने का, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 8 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं 8 × 64 पे पावर 1/2। अब 8 × 8 को लिख सकते हैं 8 के पावर 2 और टोटल पे पावर 1/2। और पीछे हम लोग रूल पढ़े हैं कि जब हमारा पावर अलग अलग हो और आधार एक ही हो तो पावर गुना होता है, यानी कि 8 2 × 1/2, तो 2 से 2 खत्म, बचा क्या, 1, यानी कि 8 के पावर 1। हाँ हाँ, समझ में आया। ऐसा ही तुम 32 को तोड़ना, 125 को तोड़ना, 1/5 1/3 कट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बस कुछ नहीं था चैप्टर में, बहुत छोटे छोटे बातें था। अब एक बार हम लोग रिवाइव कर लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात NWZQ, N से हम लोग प्राकृत संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होता है, W से हम लोग पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होता है, पूर्णांक जो कि ऋणात्मक होता है, और सारा पूर्ण संख्या फिर
क्यू से हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ते हैं, जहाँ p बटा क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू नॉट जीरो होता है, ठीक है। NWZ क्यू, याद रखना NWZ क्यू। उसके बाद हम लोग पढ़े अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसे हम लोग p बटा क्यू में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संपूर्ण परिवार को, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जो कि संख्या रेखा पे जितना बिंदु है वो यूनिक होता है, मतलब एक ही बिंदु दो जगह नहीं हो सकते। दशमलव प्रसार की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो परिमेय का दशमलव प्रसार शांत होता है या अनुसानी आवर्ती होता है। अनुसानी आवर्ती कहने का मतलब हुआ कि जो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन, अगर खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, जैसे 1.3333 रिपीट हो रहा है, 1.545454 रिपीट हो रहा है, तो उससे जो संख्या बनेगा उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती का मतलब हुआ कि जो रिपीट होगा, अनावर्ती का मतलब हो जाएगा कि जो रिपीट नहीं होगा। तो अनवसानी अनावर्ती किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को बोलेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम लोग को भी दशमलव प्रसार ऐसा दे दिया है जो अनवसानी अनावर्ती है, यानी जो रिपीट नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, एकदम आते जा रहा है, उसका जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो अपरिमेय आएगा। फिर परिमेयकरण हम लोग करना सीख गए कि जब कोई भिन्न के हर से वर्गमूल हटाने के लिए समान या संयुग्मी से गुना करते हैं, मतलब कि अगर अंश और हर में कुछ दे दिया है अपरिमेय संख्या, उसको हटाने के लिए हम लोगों को जो गुना करना पड़ेगा उस प्रक्रिया को हम लोग परिमेयकरण बोलते हैं। घातांक नियम हम लोग पढ़ लिए हैं बहुत सारा, जैसे कि अगर बेस सेम है, बेस यानी कि जो अभी हम लोग आधार बोल रहे थे, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बस पावर क्या होता है, जुट जाता है। इस तरह से बहुत सारे रूल पढ़ लिए। पूरा चैप्टर में बस यही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक ये था कि संख्या रेखा पर रूट वाले संख्या को कैसे दर्शाएंगे, जो कि हम लोग पाइथागोरस की मदद से सारे संख्याओं को दर्शाते हैं, बहुत ईजी होता है। बाकी हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, जो भी टाइप छूटेगा वो कर लेंगे। तो हमारा बेसिक क्लास मेनली इतना ही था, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आगे जाकर के आपको फिर दोबारा नहीं कहीं पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट यूज किया जाएगा। जैसे कि ऐसे इसको फील कर सकता है तुम कि मतलब 1 क्लास में था या फिर यूकेजी में था या नर्सरी में था, तो वहाँ पे हम लोग जोड़ सीख रहे थे, तो 1 1 2 टीचर बता रहा था कि 2 2 4 होता है, 2 में 2 गुना करो तब भी 4 होता है, 2 में 2 जोड़ो तब भी 4 होता है, 3 में 2 जोड़ो तो 5 होता है, 3 में, ऐसे बता रहा था। लेकिन आगे जब आप हायर क्लास में चल गए तो क्या वो आपको रिपीट करेगा, वो आपको समझाएगा, डायरेक्ट नहीं कहेगा कि 2 + 2 है बब्बू तो 4 होगा। और जो जोड़ नहीं, मान लो कि कोई ऐसा प्राणी है जो डायरेक्ट पढ़ने आ गया, उसको जोड़ पते नहीं, तो वो क्या बोलेगा कि 2 + 2 4 कैसे हो गया, तो पागल बन जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भी हमारा 10th 11th 12th का बेस है। अगर यहाँ पे हम लोग मैथ को समझ लें कि ऐसे 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 हो रहा है, तो आगे हम लोगों को समझाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, बस समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ पढ़े थे ना कि ऐसे ऐसे था तो ये हो रहा था। बहुत सिंपल वे में समझ जाइए। तो ये हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर था, ये कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर, क्या नाम था इसका, संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, जो कि हो गया खत्म। क्या हो गया, खत्म। आगे हमारा दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बहुपद, उसका भी वीडियो आप लोग जरूर देखें।